पाकिस्तान का नाम अक्सर इंटरनेशनल न्यूज़ और रिपोर्ट्स के अंदर मिलिटेंट ग्रुप्स के कांटेक्ट में क्यों आता है? ये ग्रुप्स वहाँ डेवलप कैसे हुए? क्या ये एक ही टाइम में डेवलप हुए हैं या लंबे डेकेड्स की कहानी है? लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये किसी एक कंट्री की कहानी है या फिर ये लंबे कोल्ड वार, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट और ग्लोबल पावर स्ट्रगल का रिजल्ट है? आज की इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर हम इन्हीं बातों को जानेंगे कि किस तरह पाकिस्तान के अंदर ये ग्रुप्स डेवलप हुए। लेकिन यहाँ डिस्क्लेमर देना ज़रूरी है कि जो ये वीडियो का पर्पज़ है वो सिर्फ एजुकेशनल एनालिसिस का पर्पज़ है, ना कि किसी रिलीजन, किसी आवाम, किसी कंट्री को टारगेट करना है। तो वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। हम जब भी जो है साउथ एशिया की जो सिक्योरिटी है उसको डिस्कस करते हैं तो ज़रूर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर रीजन का नाम लेते हैं। अब यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। साल होता है 1979। इस साल जो है एक ऐसा इवेंट हुआ जिसने इस पूरे रीजन की जो पॉलिटिक्स थी उसको चेंज करके रख दिया। दरअसल होता क्या है कि सोवियत यूनियन अफगानिस्तान के अंदर इन्वर्जन करना स्टार्ट कर देती है। ये सिर्फ रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं बल्कि कोल्ड वॉर का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि जो वर्ल्ड इस टाइम दो मेजर पावर ब्लॉक्स के अंदर बटा हुआ था। वो पावर ब्लॉक्स में एक तरफ खड़ा था सोवियत यूनियन और दूसरी तरफ था यूनाइटेड स्टेट अपने एलाइज के साथ में। जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन हमेशा से जो ग्लोबल इम्पोर्टेंस का इशू बनी रही है। अफगानिस्तान के अंदर फाइटर्स का एक रीजनल रेजिडेंस मूवमेंट डेवलप हुआ जिसे हम लोग मुजाहिदीन के नाम से जानते हैं। अफगानिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि यहाँ पे जो है डिफ़िकल्ट जो है टेरेन्स हैं और हिस्टोरिकल माउंटेन से ये घिरा हुआ है, इसलिए इसे काफ़ी सेंसिटिव माना जाता है। और पाकिस्तान इसके ठीक बगल होने की वजह से इस कॉन्फ्लिक्ट में मेजर इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। यहाँ पे कई न्यूज़ और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इन फाइटर्स को सपोर्ट और ऑर्गेनाइज करने का काम भी जो है पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम भी सामने आता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाली है कि ये ऐसा टाइम था जिस टाइम ये रीजन ही नहीं, इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान में जो ग्लोबल और इंटरनेशनल लेवल पर डेवलपमेंट था वो भी हो रहा था। और कोल्ड वार के कॉन्टेक्स्ट में जो यूनाइटेड स्टेट था वो सोवियत यूनियन को रोकना चाहता था। और यहीं से कई जो है चीज़ों में नाम सामने आता है CIA का। इनके लिए जो है इनडायरेक्ट जो फाइटर्स थे अफगानिस्तान में, इन फाइटर्स के लिए इनडायरेक्ट सपोर्ट डेवलप किए गए, यहीं पे CIA का नाम आता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि इस टाइम पे जितने भी इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान में ट्रेनिंग नेटवर्क, लॉजिस्टिक और जो भी चीज़ें जो है सपोर्ट सिस्टम वगैरह डेवलप किए गए थे, उसने सिर्फ इस रीजन की जो डायनेमिक्स थी उसको डीपली इन्फ्लुएंस किया। और इसका जो है इम्पैक्ट ये हुआ कि साउथ एशिया की जो पॉलिटिक्स थी वो परमानेंटली चेंज हो गई। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब जो है सोवियत यूनियंस की फोर्सेस अफगानिस्तान से विड्रॉ करती हैं तो इन नेटवर्क्स का और इन फाइटर्स का क्या होता है, और यहीं से कहानी का मेजर टर्निंग पॉइंट स्टार्ट होता है। साल आता है 1989। 1989 के अंदर जो सोवियत फोर्सेस होती हैं वो अफगानिस्तान से विड्रॉ करती हैं। सोवियत फोर्सेस के जाने के बाद ये रीजन अब स्टेबल नहीं रहता है। जितने फाइटर ग्रुप्स जो है सोवियत फोर्सेस के खिलाफ लड़ रहे थे, अब सोवियत फोर्स के जाने के बाद आपस में इन्फ्लुएंस के लिए compete करने लगे। इसी टाइम में जो बॉर्डर रीजन के अंदर ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुए थे वो पूरी तरह से डिसमेंटल नहीं हुए थे, और यहीं से इस जो है नेटवर्क का नेक्स्ट फेज शुरू होता है। कई इंटरनेशनल एनालिटिक्स के अकॉर्डिंग ये जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर रीजन था ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक एक्टिव जोन बन गया, क्योंकि यहाँ पे हिस्टोरिकल ट्राइबल स्ट्रक्चर बेस्ड जो है एरिया था। यहाँ पे जो है माउंटेन्स, टेरेन्स, सारी चीज़ें डिफ़िकल्ट थी, लिमिटेड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स थे, इसलिए यहाँ पे सिक्योरिटी को मैनेज करना काफ़ी चैलेंजिंग माना जाता है। और यहीं से सिचुएशन और भी चेंज होने वाली। 1990 के स्टार्टिंग में अफगानिस्तान में सिविल वॉर जैसी सिचुएशन आ जाती है और यहीं से एक नया मूवमेंट डेवलप होता है जिसे दुनिया तालिबान के नाम से जानती है।
तालिबान के टाइम पे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होने की वजह से यहाँ पे कई सारे मिलिटेंट ग्रुप्स को डेवलप होने का स्पेस मिल जाता है और यहीं से साउथ एशिया की जो सिक्योरिटी थी वो और भी चेंज होने वाली थी। और इसे समझने के लिए हमें इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लॉन्ग टर्म जो है टेंशन है उसको समझना होगा। ये का विवाद कई दशकों से दोनों कंट्रीज के रिलेशंस को अफेक्ट करता रहा है और इसी कॉन्टेक्स्ट में कई ऑर्गेनाइजेशन जैसे लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद का नाम इंटरनेशनल डिस्कशंस और सिक्योरिटी के मामले में आता रहा है। लेकिन हम यहाँ से जो हमारी कहानी है उसको एक टर्निंग पॉइंट देते हैं और साल आता है 2001 के अंदर होता क्या है, यूएस में 9/11 वाला अटैक हो जाता है। इसके बाद जो है ग्लोबल लेवल पर पॉलिसी बनाना स्टार्ट होता है जिसे वॉर ऑन टेरर के नाम से जाना जाता है। इसी के तहत जो है अफगानिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं और इसी दौरान अफगानिस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर काउंटर टेरर स्ट्रेटजी का पार्ट बन जाता है और यहीं से एंट्री होती है एक ऑर्गेनाइजेशन की जो पाकिस्तान की फाइनेंशियल चीज़ों को ग्लोबल लेवल पर हाईलाइट करती है और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है FATA। FATA ने पाकिस्तान को कुछ टाइम पीरियड के लिए ग्रे लिस्ट के अंडर डाला गया जिसका जो है मेन रीज़न बताया गया टेरर फंडिंग को कई सारी रिपोर्ट्स के अंदर। इसका इम्पैक्ट इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग, इंटरनेशनल बैंकिंग और इकोनॉमिक्स क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी पड़ सकता है। इसका इम्पैक्ट सिर्फ फाइनेंशियल मॉनिटरिंग तक ही लिमिटेड नहीं है। इन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने पाकिस्तान के अंदर भी कई सारे अटैक्स किए हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं।